आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज। देखिए, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने वर्टिकल कॉलम्स विच आर नोन एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विच आर नोन एज पीरियड्स इसमें क्लासिफाई कर रखा, डिवाइड कर रखा। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज और Yes, 7 sir. पीरियड्स and 18 vertical columns or 18 groups in periodic table। इन सभी एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स मतलब द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स बोथ, जिनमें कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी भी हो, कुछ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी हो, वो हो गए मेटलॉइड्स। तो मेटल्स कौन है, Yes, नॉन sir. मेटल्स कौन है, मेटल्स की क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स। तो पहले तो ये देखिए कि जो मेटल्स हैं वो कहते किसको, किसको मेटल कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। कोई भी एलिमेंट जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जिसमें होंगी आर नोन एज मेटल्स। कौन सी प्रॉपर्टीज? एन एलिमेंट विच इज malleable, which is ductile Yes, sir. and which conducts electricity, ये प्रॉपर्टी जिसमें उसको हम कहेंगे मेटल्स। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स में। मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर हैवी, डेंसिटी बहुत हाई होती है, एंड सोनोरस। दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज जिस एलिमेंट में है उसको हम कहेंगे मेटल्स। ये प्रॉपर्टीज क्या आगे हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, आपको पता है कि जो भी एटम्स है उसके अंदर क्या होते हैं, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में उस एटम के प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं, इसके सेंट्रल पार्ट। और इस न्यूक्लियस Yes, के sir. चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। इट्स जस्ट लाइक आवर प्लैनेटरी सिस्टम। जैसे हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है जिसमें सन बीच में, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड सन इन देयर ऑर्बिट्स। तो इसी तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है। उसमें सन जो हमारा बीच में सन है, उसकी जगह एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। और सन के चारों ओर जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स नोन एज इलेक्ट्रॉन पाथ और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। जो भी एलिमेंट Yes, sir. में से जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स हैं, इसमें से जो लास्ट ऑर्बिट होगा, लास्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे वैलेंस शेल। क्या कहते हैं उसे? वैलेंस So valence शेल। shell. द आउटर मोस्ट शेल, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो और वो लास्ट ऑर्बिट हो। जैसे मान लीजिए कि किसी का थर्ड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है। थर्ड ऑर्बिट तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट वो लास्ट ऑर्बिट है जिस जहां तक इलेक्ट्रॉन है। थर्ड ऑर्बिट यहाँ पर वैलेंस ऑर्बिट हो जाएगा, वैलेंस शेल हो जाएगा। Yes. अब ये जो मेटल्स होते हैं, अगर हम Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट में बात करें, तो मेटल्स are the elements which have tendency to lose electron, to release electron from their outermost shell, from their valence shell। रिएक्टिविटी के बेसिस पे बात करें तो जो भी एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की प्रॉपर्टी हो, उनको हम कहते हैं मेटल्स। यानी जब कभी भी इन्हें मौका मिलेगा, मौका मिलने का मतलब है जब कभी इनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन आप कराएंगे, इनको यूज करेंगे जहां पर किसी दूसरे के साथ ये रिएक्ट करेंगे,
जब कभी भी इन्हें चांस मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और कितने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। मान लो कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है Yes. अपने अंदर से, तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज Yes, करता है sir. तो इसके ऊपर +3 यूनिट का चार्ज आ जाएगा। और ये चार्ज क्यों डेवलप होता है, प्लस चार्ज? ये इसलिए डेवलप होता है कि जैसे आप जब किसी एटम की बात करते हैं, एटम हमेशा न्यूट्रल होते हैं बाय नेचर। क्यों होते हैं? एटम के अंदर हमने क्या कहा, 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं विच आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के ऊपर Yes, कैसा sir. चार्ज होता है? पॉजिटिव। Positive. और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। Negative. यानी किसी भी एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स विच आर नोन एज प्रोटॉन्स, नेगेटिव पार्टिकल्स Yes, sir. known as electrons, and neutral particles known as neutrons. Negative electrons, neutral neutrons और positive protons. इन जनरल किसी भी एटम Yes, के sir. अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर में होते हैं। जब कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स भी होते हैं। और इसलिए ओवरऑल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव चार्ज भी है, तो सब बैलेंस करके 0 हो जाता है न्यूट्रल स्टेट। जैसे मान लीजिए सोडियम एटम, सोडियम एटम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 11 पॉजिटिव पार्टिकल, 11 नेगेटिव पार्टिकल्स, ओवरऑल न्यूट्रल। लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मान लीजिए इसी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लूज क्या किया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पार्टिकल। तो अब इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल जो 11 थे, वो कितने रह गए? 10 रह गए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो नेगेटिव पार्टिकल्स तो 10 रह गए, एक कम हो गया। और पॉजिटिव पार्टिकल इसके अंदर जो 11 थे वो 11 के 11 ही बने हुए, क्योंकि इसने लूज क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लूज किया है। प्रोटॉन तो लूज नहीं किया, ना प्रोटॉन गेन किया। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा? 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक्सेस हो गया। नहीं बात समझ में आई? इस केस में एक पॉजिटिव तो चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। तो एक ध्यान, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। कितना पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा? कितने यूनिट? जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। ऐसे कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स उसके अंदर बढ़ जाएंगे, तो उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितने यूनिट का नेगेटिव चार्ज आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1 का चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2 का। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो -3 का। इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाएगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर? अब मेटल्स की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मेटल्स की डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कैसा चार्ज आ जाएगा उनके ऊपर? प्लस, यानी टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। This is why metals are also known as electropositive elements. मेटल्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग मेटल्स का? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। क्लियर हो गया? तो देखिए मेटल्स क्या है, मेटल्स की डेफिनेशन क्या है? मेटल्स की 2 डेफिनेशन है। अगर एक जनरल डेफिनेशन की बात करें
विदाउट साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पेक्ट में बात ना करें, रिएक्टिविटी की बात नहीं करें, जनरल सेंस में बात करें तो मेटल्स कौन है? एलिमेंट्स विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, लस्ट्रस, ये सब नेचर हो, सोनोरस। इलेक्ट्रॉनिक रिस्पेक्ट में बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, the elements which have tendency to form positive ions are known as metals, and this is why metals are also known as electropositive elements. Is it clear? Yes, sir. Examples, हमारे आसपास बहुत सारे metals हैं, हमें examples बहुत आपको examples मिल जाएंगे आपके आसपास। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सिल्वर मेटल, गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, लेड, कैडमियम, एंटीमनी, टंगस्टन, मैंगनीज, यूरेनियम, ऑल दीज आर मेटल्स। एंड और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं। तो दो डेफिनेशन हो गई मेटल्स की, एक जनरल डेफिनेशन है और एक इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन में क्या है मेटल्स की प्रॉपर्टी: द एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस इज व्हाई एक क्वेश्चन बनता है, metals are known as electropositive elements, why? ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिए, जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं उनका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज एन एक्सेप्शन। मरकरी इज ए लिक्विड मेटल। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। मरकरी एक लिक्विड मेटल है। इसके अलावा एक और मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है बट समर्स में, विंटर्स में नहीं, वो है गैलियम। अगर कभी आपसे केवल एक मेटल के लिए पूछते हैं नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी। अगर कभी टू मेटल्स के लिए पूछते हैं नेम टू मेटल्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो दूसरा मेटल जो लिक्विड स्टेट में उसके चांसेस है या समर्स में रहता है वो है गैलियम। ठीक है, क्लियर हो गया? वन अदर मेटल, कौन सा मेटल है? गैलियम। वन अदर मेटल गैलियम ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन समर्स या समर डेज। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो अगर दो मेटल आते हैं तो क्या लिखेंगे आप? मरकरी एंड सेकंड वन इज मरकरी एंड गैलियम। एक मेटल आता है नंबर 1 पे, अगर लिखना होगा तो मरकरी। मरकरी ऑलवेज लिक्विड होता है, चाहे समर्स में हो चाहे विंटर्स में। गैलियम भी एक मेटल है जो समर्स में लिक्विड स्टेट में होता है, विंटर्स में ये सॉलिड स्टेट में मिलता है। जैसे समर डेज आते हैं यानी थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो ये मेल्ट हो जाता है। एक और, जितनी भी मेटल्स उनका सोर्स क्या है? आपको मोस्टली जो मेटल्स मिलेंगे वो अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे। हमारे अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट बना हुआ है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं: एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये मेटल्स की डेफिनेशन है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज में जनरली मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। अब इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? नंबर 1, मेटल्स आर मैलिएबल। नंबर 1 प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी, मींस जब हम मेटल्स को प्रेशराइज करेंगे, बीट करेंगे, हैमरिंग करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होते हैं बल्कि वो एक्सपैंड हो जाते हैं और थिन शीट्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपके ऊपर एक मेटल का एक ब्लॉक है, एक पीस है और आपने हैमरिंग करी। नॉर्मल सब्सटेंसेस क्या होता है? हैमरिंग से ब्रेक हो जाते हैं। जैसे इतना बड़ा एक आपने मेटालिक पीस लिया, अब यहाँ पर इसके ऊपर आपने हैमरिंग करी, हैमर चलाया, हथौड़ा चलाया, तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मतलब ये ऐसे फैल जाएगा, टूटेगा नहीं। फिर आपने हैमरिंग करी,
तो थोड़ा और इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, थिन हो जाएगा। तो इस तरह से ये थिन शीट्स में चेंज होने लगेगा, बट ब्रेकेबल नहीं होगा ये। क्लियर हो गया? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी Yes, sir. ऑफ थिन शीट्स। और हैमरिंग करेंगे और पतली शीट में, यानी धीरे धीरे क्या होगा, वो फैलता जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी है, ये मेटल्स में होता है। जितना हम उसे हीट करेंगे, जितना हम उसे हैमरिंग करेंगे, उतना वो पतली पतली शीट्स में चेंज होता जाएगा, या हम कहेंगे कि वो थिन शीट्स में चेंज है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। So the metals have malleability. They have property to be beaten into thin sheets with hammer without breaking. Gold, silver, aluminium. आपने इसके बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे होंगे। इवन कितने थिन शीट्स बन सकते हैं आप सोचिए। आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा, रैप करते हैं चीजों को, उसमें पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं, देखा है एल्यूमिनियम फॉयल? Yes, sir. कितनी पतली फॉयल है। आप सोचिए एल्यूमिनियम को हैमरिंग पतली शीट तक हमने बना लिया विदाउट ब्रेकिंग। और Yes, sir. आपने सिल्वर फॉयल देखा होगा, स्पेशली मिठाइयों पे आपने देखा होगा। जैसे आप बर्फी लेने जाइए तो बर्फी के ऊपर आप देखिए सिल्वर फॉयल लगा होता है ना? कितनी पतली Yes, sir. सिल्वर फॉयल। तो इतनी पतली शीट भी किसी मेटल से आप तैयार कर सकते हो उस मैलिएबिलिटी की वजह से ही। अदरवाइज क्या होता है, इतनी पतली शीट बनने से पहले ही वो ब्रेक हो जाता है। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, उनको हैमरिंग करोगे ब्रेक हो जाएंगे। जैसे आपके घर में प्लास्टिक हो या प्लास्टिक की चेयर हो, मान लीजिए, उस पर हैमरिंग करो, देखो वो शीट नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा वहीं से, है ना? तो ये मैलिएबिलिटी, Yes, sir. ये प्रॉपर्टी केवल मेटल्स में है। क्लियर? आप इसे पढ़ो बेटा पूरा। Yes, sir. अब इसे पढ़ो। Yes, sir. The metals have malleability, that is, they have property to be beaten into thin sheets with a hammer without breaking. Gold, silver, aluminum, and copper metals are highly malleable metals. All these metals can be beaten with a hammer to form very thin sheets called foils, which have important uses. Example: silver foils are used for decorating sweets. Aluminum foils are used for packing food items like biscuits, chocolate, medicines, cigarettes, etc. Aluminum sheets are also used for making cooking utensils, milk bottle caps, etc. Copper sheets are used to make utensils, containers, etc. ये प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल्स की इंपॉर्टेंट, डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टाइल क्या है? मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। मेटल्स को अगर हम खींचेंगे, अभी हम हैमरिंग कर रहे थे, अगर हम खींचते हैं मेटल को दोनों तरफ से, तो वो क्या होता है, स्ट्रेच होता जाएगा और पतला होता जाएगा, वायर फॉर्म में आ जाएगा और बहुत पतले वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक कभी भी नहीं होगा। जितना आप इसे स्ट्रेच करेंगे पतले से वायर में वो चेंज होता जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि मेटल्स क्या है, डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी होती है इनके पास। जैसे आप एक छोटा सा मेटालिक पीस लो और एक छोटे से मेटालिक पीस को आप स्ट्रेच करना शुरू करो। मान लीजिए आप लखनऊ में अलीगंज में रहते हैं और आपने 2 ग्राम, केवल 2 ग्राम गोल्ड लिया और उसको स्ट्रेच करना शुरू किया, तो उस 2 ग्राम गोल्ड में स्ट्रेच करते करते आप 4 बाग तक आ जाएंगे। इतनी पतली वायर बन जाएगी लेकिन ब्रेकिंग नहीं होगा। तो आप सोचिए डक्टिलिटी किस लेवल पे है ना? और इसी डक्टिलिटी की वजह से ही आप देखिए इस डक्टिलिटी के यूजेस क्या है, गोल्ड की चेन बनाने में। गोल्ड की चेन में क्या, गोल्ड के एक छोटा सा पीस लेकर और उसको स्ट्रेच करते जा रहे हैं, चेन फॉर्म में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी, है ना? इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है डक्टाइल होने की वजह से। नव्या पढ़ो जरा। Ductility is another important characteristic of metals. Ductility means that metals can be drawn or stretched into thin wires. Some metals like gold, silver, copper, aluminum, etc. are very ductile.
Gold is the most ductile metal. 1 gram of gold can be drawn into a thin wire about 2 kilometers तो जी long. 1 ग्राम Silver, copper, and गोल्ड कितना डक्टाइल है? 1 ग्राम गोल्ड को स्ट्रेच करेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा आप वायर बना सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है? इतना डक्टिलिटी है। silver, copper, and aluminum metals are also very ductile and can be drawn into thin wires. Copper wires and aluminum wires are used as electric wires. Iron, magnesium, and tungsten metals are also very ductile. Iron wires are used for making gauzes. Magnesium wires are used in Magnesium wires science are experiments and tungsten wires are used in making filaments of electric bulb. अब तो जैसे आपको एलईडी बल्ब दिखता है, जो पहले बल्ब आते थे उसमें देखिए फिलामेंट्स होते थे टंगस्टन के, है ना? तो वो प्रॉपर्टी आपने एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर देखे हैं वायरिंग में, केबल्स में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। ये सब डक्टिलिटी का ही तो कमाल है कि मेटल्स के वायर्स बना लिए आप। क्लियर? Yes. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, इवन हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे कंडक्टर। हीट कंडक्शन कर सकते हैं, यानी मेटल्स के थ्रू आप हीट पास कर सकते हैं। मेटल्स को अगर एक एंड पे हीट करें तो दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफर हो सकता है। मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें से सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट का। Metals allow heat to pass through them easily. The conduction of heat through metal is also known as thermal conductivity. ये जो मेटल्स की कंडक्टिविटी है, हीट कंडक्ट करने की जो पावर है, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और इसमें से सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ध्यान रखिएगा, सिल्वर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा आता है अगर क्वेश्चन आता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट द मोस्ट important, the best conductor of heat is silver. सिल्वर सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट करता है, उसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम आते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट में देखिए हीट कंडक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, इस एक्सपेरिमेंट में एक मेटालिक वायर लिया हुआ है और इस मेटालिक वायर में यहाँ पर मैंने देखिए एक वैक्स लगा रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर वैक्स लगा दिया है और हम हीट मेटल में यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर मेटल को हीट कर रहे हैं। वैक्स हमने यहाँ लगाया हुआ है, तो डायरेक्ट जहां पर वैक्स लगाया हुआ है वहां हीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो वैक्स है वो मेल्ट कर जाएगा। ऐसा क्यों? हमने हीट तो यहाँ किया हुआ है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो धीरे धीरे जो हीट है वो यहाँ से यहाँ कंडक्ट करने लगेगी और कंडक्ट करते करते वो हीट यहाँ तक आ जाएगी और वैक्स मेल्ट कर जाएगा, है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट देखिए क्लियरली शो कर रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अदरवाइज क्या होता, अगर ये कंडक्टर ना होते हीट के तो आप यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो यहीं पर केवल ये गर्म होता, ठीक है? यस। तो मेटल्स में क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं ये हीट के। इसको एक्सपेरिमेंटली आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरह से, या आप अपने घर में देखिए, आप अपने घर में जो स्पून यूज करते हैं, आप क्या करो, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, स्पून को ले जाकर बर्नर पे रख दो, हीट करो। थोड़ी देर बाद आप देखो जो दूसरा एंड जो आपके हाथ में है वो भी गर्म हो जाएगा। या कई बार आप घर में चाय बनाते हैं तो आप देखिए जो यूटेंसिल है आप उसे हीट करते हैं और उसके बाद जब आप उसे नॉर्मल पकड़ते हैं, अगर उस हैंडल में प्लास्टिक या कोई इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है तो आप देखिए वहां भी गर्म लगता है आपको, है ना? Yes, sir. तो ये सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कंडक्शन ऑफ हीट के। इसमें से सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। अगर आप सिल्वर का यूटेंसिल यूज करते हैं तो और अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा। देखिए मेटल्स के गुड कंडक्टर्स जो हीट की कंडक्टिविटी है, इसी वजह से मेटल्स का यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में। घर में खाना बनाने में जो हम मेटल के कंटेनर्स का यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब आप सोचिए कि अगर हम जैसे मान लीजिए मिट्टी के बर्तन यूज कर लें अभी खाना बनाने की, तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्यों इतना ज्यादा टाइम लगेगा? क्योंकि वो हीट का कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जो फ्लेम की हीट है वो आपका जो भी आप पका रहे हैं, कुक कर रहे हैं, वहां तक हीट बहुत देर में पहुंचेगी।
लेकिन मेटल के कंटेनर जब आप यूज करते हैं, मेटल्स के यूटेंसिल्स यूज करते हैं, तो बिकॉज ऑफ देयर गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट, जो फ्लेम है वो बहुत जल्दी आपके फूड आइटम्स तक पहुंच जाता है और खाना बन जाता है। इसमें भी देखिए जितना अच्छा आप कंडक्टर यूज करेंगे उतना ही जल्दी खाना बनेगा। इसीलिए आप देखो अपने घर में जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो देखो वो आयरन के या जिंक के या अदर मेटल्स के नहीं मिलेंगे आपको, जनरली मिलेंगे या तो एल्यूमिनियम के मिलेंगे या कॉपर के मिलेंगे, और सबसे अच्छा अगर आप चाहते हैं तो सिल्वर के, लेकिन सिल्वर कॉस्टली बहुत है। आप अगर सिल्वर के यूटेंसिल्स यूज करोगे खाना बनाने के लिए तो आप सोचो कितना कॉस्टली आएगा। एक चाय बनाने के लिए जो यूटेंसिल यूज करोगे वो भी बहुत कॉस्टली आएगा। तो बेस्ट तो सिल्वर है, लेकिन ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस हमारे पास क्या है, कॉपर है या एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स। कॉपर भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है प्लस हैवी होता है, तो उसे बार बार उस यूटेंसिल को उठाना थोड़ा सा टफ होगा। एल्यूमिनियम क्या है, लाइट वेटेड भी है प्लस गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। तो मोस्टली आप अपने घर में आज जाके देखना जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, कुकर है घर में या चाय बना रहे हो, वो सारे आप देखो एल्यूमिनियम के ज्यादातर मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, एल्यूमिनियम चीप है नंबर 1, नंबर 2 लाइट वेटेड है, नंबर 3 गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्टर ऑफ हीट। वैसे कॉपर भी बहुत अच्छा है, कॉपर एल्यूमिनियम से बेटर है, लेकिन कॉपर में क्यों Yes, sir. प्रॉब्लम क्या है, कॉपर क्या थोड़ा सा हैवी वेटेड है। तो अगर घर में कोई पतला दुबला आदमी है और उसे चाय बनाने के लिए आपने कह दिया और कॉपर का यूटेंसिल उसे यूज कर रहा है तो उसे टफ लगेगा उसे उठाने में। कुकर अगर उठाना पड़े कॉपर का तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा उसके लिए, है ना? यस सर। है ना अभिजय? और ऐसे ही एल्यूमिनियम का है तो अभिजय भी आराम से उठा Yes. लेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम बहुत अच्छा है, एल्यूमिनियम कॉपर से ओवर कंडक्ट, मतलब कॉपर के रिस्पेक्ट में एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम है, लेकिन हम थोड़ी सी कंडक्टिविटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं इस वजह से क्योंकि बाकी चीजें एल्यूमिनियम में कॉपर से बेहतर है। एल्यूमिनियम सस्ता भी आता है, दूसरा लाइट वेटेड है, कॉपर क्या है थोड़ा कॉस्टली है। इसी तरह घर में जो आप वायरिंग करते हो, जो वायर्स यूज करते हो, उसमें दो तरह के वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर। कॉपर वायर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, हीट कंडक्टिविटी के साथ साथ कॉपर इलेक्ट्रिकली भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। करंट कैरिंग पावर कॉपर की ज्यादा अच्छी होती है एल्यूमिनियम से, लेकिन फिर भी कई जगहों पे एल्यूमिनियम वायर का यूज होता है। रीजन ये है कि वो सस्ते पड़ते हैं, चीप होंगे और लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, जो सबसे बेकार कंडक्टर है वो है लेड। तो आप लेड और मरकरी को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि दो ही लोगों को क्लास में याद रखा जाता है, या तो जो फर्स्ट आ रहा है या लास्ट आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में भी होता है, जो बेस्ट कंडक्टर है वो पूछे जाएंगे या जो पुअरेस्ट कंडक्टर है, सबसे बेकार कंडक्टर है, वो पूछे जाएंगे। तो उसमें आपके लेड है, मरकरी, ये सब बहुत बेकार कंडक्टर है। अब Yes. ये हीट ट्रांसफर कैसे होता है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। एक्चुअली जब मेटल को हीट करते हैं तो जिस एंड पे आप हीट कर रहे हैं वहां पर एटम्स को, जो मेटल के एटम्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है हीट के फॉर्म में। जहां पर आप जिस एंड पे हीट कर रहे हैं उस एनर्जी को लेकर वो एटम्स मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और उनके वाइब्रेशन के थ्रू वो एनर्जी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, वो हीट ट्रांसफर हो जाती है। जैसे जहां पर जिस प्लेस पे आपने हीट किया, मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल था, इसको हीट मिला डायरेक्ट फ्लेम से, तो ये क्या कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो हीट यहाँ ट्रांसफर हो गई, फिर इसको मिली तो ये वाइब्रेट करेगा तो हीट यहाँ ट्रांसफर हो गई, फिर ये वाइब्रेट करेगा तो हीट यहाँ ट्रांसफर हो गई। इस तरह से वाइब्रेशन ऑफ एटम्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस में Yes. इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत हेल्प करते हैं। मेटेलिक एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हीट कंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में इन इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा यूज है। हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करने में ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत हेल्प करते हैं मेटल के अंदर। तो ये मेन रीजन है कि वो क्यों हीट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसे आप पढ़ भी लीजिएगा, नोट्स में से देख लीजिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हीट कंडक्ट कर रहे हैं वैसे वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं। और इसमें भी देखिए सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन घर में सिल्वर के वायर लगा नहीं सकते क्योंकि महंगा बहुत पड़ेगा।
जितने का घर नहीं बनेगा उससे ज़्यादा के वायर्स लग जाएंगे। मेटल्स और इनकम टैक्स की रेट अलग पड़ेगी। मेटल्स में नेक्स्ट जो बेस्ट कंडक्टर है वो है कॉपर। सबसे जो बेकार कंडक्टर है वो है गोल्ड, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। मतलब ये भी ठीक अच्छे कंडक्टर हैं। सबसे बेकार आपके आते हैं ये लेड है, मरकरी, ये बेकार कंडक्टर। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में भी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का यूज है। क्लियर हो गया? चलिए बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे।